நான் உன்னை காதலிக்கிறேன், मैं आपसे प्यार करता हूं। तमिलनाडु की राजनीति की बात कर रहा हूं। चुनाव के मैदान में तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजनीति में इश्क का जो प्रभाव है वो अद्भुत है, लाजवाब है। उसे समझने के लिए आपको समझना होगा विजय थलपति को। पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। जो नायक हैं रूपाले पर्दे के, और उन्हें तय किया है जनता के प्यार में आप फंस करके अब टाटा बाय बाय कर देंगे, वो अब स्क्रीन पे नहीं लौटेंगे। वो चाहते हैं तमिलनाडु के लोग जो उनके फैंस हैं उनको राजनीति में जगह दें, और इसी विजय थलपति की परीक्षा है, इम्तिहान है इस चुनाव में। எங்க ஓட்டு எங்க உரிமை, எங்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது। तमिलनाडु में जो विजय हैं, जिन्होंने टीवी के पार्टी शुरू की है, वो हमारे पुराने मित्र हैं। और कहीं ना कहीं जब मैंने यहाँ शुरुआत शुरू किया तभी हम लोगों ने तय किया था कि वो तमिलनाडु में डीवीके के नाम से एक ऐसा ही प्रयास शुरू करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव बिहार चुनाव के 6-7 महीने के बाद है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं। वो भी यहाँ मेरी मदद के लिए आएंगे और मैं भी उनकी मदद के लिए गया था। और ये पहली दफा नहीं है, तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा ही इम्तिहान कभी जे जयललिता ने दिया था अपने प्रेम एमजी रामचंद्रन के लिए। लोगों ने उसे कबूल किया था। लेकिन विजय थलपति का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। चुनाव के ऐन मोड़ पर उनकी प्रेमिका को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ी है कि एक फैमिली मैन के तरीके से लोगों के बीच खास जगह बनाने वाले विजय थलपति फंस गए हैं उस फंदे में। उनके प्रेम की पूजा को फैंस कैसे लेते हैं, वोटर्स कैसे लेते हैं, जो उन्होंने एक नया प्रयोग किया थर्ड फ्रंट बनाने का, उसको कैसे अपनाते हैं, ये देखने की बारी है। फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं तमिलनाडु की कहानी, तमिलनाडु में सियासत में इश्क की कहानी और उसके नतीजे की कहानी पर। तमिलनाडु, जहां सिनेमा, सियासत और इश्क तीनों अलग अलग दुनिया नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के 3 किरदार हैं। और इस बार कहानी की शुरुआत होती है एक इश्क के किस्से से, जब थलपति यानी विजय का नाम त्रिशा कृष्णन के साथ जोड़ा जाने लगा। ये सिर्फ एक फिल्मी अफवाह नहीं रही, ये एक राजनीतिक घटना बन गई। यहाँ फिर साफ कर दें, इस रिश्ते की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। जो प्रयास मैंने बिहार में शुरू किया है, एक ऐसा ही प्रयास विजय, जो हमारे मित्र हैं, एक तरीके से बहुत क्लोज मित्र हैं और पहले से हैं, उन्होंने वहां शुरू किया। तो वो हमारी मदद यहाँ कर रहे हैं, हम उनकी मदद वहां कर रहे हैं। विजय की छवि एक डिसिप्लिन्ड फैमिली मैन की रही है। उनकी शादी संगीता शोरनालिंगम से हुई, और यही छवि उनके लाखों फैंस के लिए भरोसे की नींव थी। लेकिन जैसे ही इस इश्क के किस्से ने हवा पकड़ी, फैंस 2 हिस्से में बट गए। एक ने कहा यह सब कोरा बकवास है, सिर्फ अफवाह है। दूसरे ने महसूस किया हीरो भी इंसान है। लेकिन राजनीति में इंसान नहीं, इमेज को वोट मिलता है, इमेज ही जीतती है। और यहीं से तमिलनाडु की पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। इश्क की चाशनी में डूबे तमिलनाडु के राजनीति के अतीत की बात करेंगे तो आपको याद आएंगे मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन के पिता के करुणानिधि। The secular principle which is enshrined in the constitution has important implications. के करुणानिधि का एमजी रामचंद्रन से जो रिश्ता था, एक ऐसे दोस्त का रिश्ता था जिसके उस दोस्त के बिना, एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। रूपाले पर्दे पर के करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर थे और शानदार स्क्रिप्ट लिखते थे। उनकी लेखनी के धनी थे, सरस्वती के धनी थे, और उनके लिखे हुए को उनके दोस्त एमजी रामचंद्रन रूपाले पर्दे पर इस कदर दिखाया करते थे कि धमाल हो जाया करता था। और पूरी तमिलनाडु की राजनीति गुलाम हो गई थी डीएमके की राजनीति में। अभ्युदय के पीछे यही जोड़ी की कहानी थी। बाद में जाकर एमजी रामचंद्रन को कुछ लगा कि करुणानिधि गैर जरूरी एडवांटेज ले रहे हैं। उन्होंने तय किया डीएमके से अलग होकर के एआईएडीएमके बना लिया, और फिर लिख दिया शानदार इतिहास। डीएमके बहुत पीछे छूट गया, प्रतिस्पर्धी बन गया। एक दोस्त, 2 दोस्त मिलकर के तमिलनाडु की राजनीति को निर्धारित करने लगे। एमजी रामचंद्रन, जिन्होंने फिल्मों में गरीबों के मसीहा का रोल निभाया और जनता ने उसे सच का मसीहा मानकर सत्ता तक पहुंचा दिया। उसके बाद आई जे जयललिता। ये हमारी परंपरा रही है
कि हम दिवंगत लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं, जिनकी जिंदगी भी सिनेमा, सत्ता और निजी रिश्तों के जटिल ताने बाने से भरी रही और फिर कहानी में एक अहम किरदार आया। तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो दोस्तों की प्रतिस्पर्धा की राजनीति नहीं है, बल्कि इश्क के ज्यादा दूर नहीं जा पाती। एमजी रामचंद्रन की शादी हुई थी जानकी रामचंद्रन से। आखिरी वक्त तक दोनों साथ रहे, लेकिन अचानक से वो राजनीति में उभरने लगे एमजी रामचंद्रन, तो उनके रूपाले पर्दे पर उनकी साथी थी जे जयललिता, काफी उम्र में कम थी। लेकिन जब एमजी रामचंद्रन के पराभव की बारी आई, वो दुनिया से जाने लगे, तो जानकी रामचंद्रन के पास से एआईएडीएमके की कमान आने के बजाय तमिलनाडु की जनता ने स्वीकार कर लिया जे जयललिता को और फिर नई कहानी लिखी गई। जे जयललिता ने राजनीति में कदम एमजी रामचंद्रन के जाने के बाद रखा था। दोनों के बीच क्या संबंध थे वो आपने देखा, जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन इस संबंध को नए संबंध के जरिए परिभाषित किया जे जयललिता ने। उनकी जिंदगी में आई शशिकला। दोनों के रिश्ते को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन ये रिश्ता इतने भरोसे का रहा कि छाया के तरीके से जब कभी भी जे जयललिता पॉलिटिक्स में जब तक रही, छाया के तरीके से उनके साथ मौजूद रही उनकी साथी शशिकला। நீங்களே இருந்து கொடுங்கம்மா அப்படிங்கறாரு, அதனால உட்கார்ந்து यही शशिकला थेवर जाति से आती हैं, आज की तारीख में मौजूद हैं और अपने तरीके से राजनीति कर रही हैं। पीएमके के साथ जाकर उन्होंने एक समझौता किया है जो पूरी तरह से इस चुनाव में लगता है कि एक स्टैंड दे देगा पीएमके और शशिकला को। 100 सीटें ऐसी हैं उन्होंने निर्धारित किया दोनों दलों ने मिलकर के, जो जीत मुकम्मल करेगी। आप जान लीजिए 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के अंदर में अगर 100 सीटों पर कोई एक गठबंधन नए तरीके से उस जीत को परिभाषित कर रहा है तो वह है शशिकला और पीएमके रामदास के गठबंधन। और जातीय आधार पर अगर वोट निर्धारित होगा, जाहिर तौर पर यह एक ताकतवर तीसरा मोर्चा होगा। वीके शशिकला जो सिर्फ एक साथी नहीं रही बल्कि सत्ता के सबसे करीब खड़ी जो शख्सियत बनी, जिसके बिना जयललिता की राजनीति अधूरी मानी जाती है। तमिलनाडु की जनता इस कहानी से अनजान नहीं है। यहाँ इश्क, भरोसा, वफादारी सब कुछ राजनीति का हिस्सा है। अब इस जमीन पर 2026 का चुनाव खड़ा है। 23 अप्रैल 2026 मतदान की तारीख, 234 विधानसभा सीटें, एक ही चरण में पूरा चुनाव। नतीजे आएंगे 4 मई 2026। पता लगेगा इश्क के दीवार पर खड़े तमिलनाडु की राजनीति का नतीजा क्या होता है, आगे का सफर कैसा रहता है। असली मुकाबला तारीखों में नहीं, किरदारों में है। एक तरफ है एमके स्टालिन, जिनकी डीएमके वेलफेयर स्कीम, मजबूत संगठन और गठबंधन कांग्रेस लेफ्ट के साथ मैदान में है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके, जो अब करिश्माई चेहरा खो चुकी है लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में गहरी जड़ें रखती है। तीसरी तरफ है बीजेपी, जिसका चेहरा बने हैं के अन्नामलाई। इश्क तेरे कई रंग हैं, लाजवाब है। सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के इश्क को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इश्क जिम्मेदारियों से भी प्रकाशित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, का मालूम है इंडिया में सबसे लार्ज सेक्शन ऑफ वोटर्स यंग है। के अन्नामलाई, जिनको सिंघम कहा जाता है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जब चुनाव में उतरा तमिलनाडु, उससे एन पहले उन्होंने कहा कि उनको अपने पिता से इश्क है, बीमार पिता से इश्क है, बुजुर्ग पिता से इश्क है। उनकी तीमारदारी के लिए उनको अवकाश चाहिए, वो उतने एक्टिव नहीं रह सकते हैं। अभी फिलहाल उनकी जिंदगी के प्रायोरिटी में उनके पिता हैं। उनकी तीमारदारी के लिए वो अपना राजनीतिक गतिविधि स्लो करना चाहते हैं। इस मोड़ पर जब सबसे महत्वपूर्ण क्षण है पॉलिटिक्स के लिए, सियासत के लिए, के अन्नामलाई का शांत पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े नुकसान की तरफ ले जा रहा है। बहुत कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत रैलियां की हैं अमित शाह ने, और एक वक्त ऐसा लगा कि इस बार जीत जाएगी एआईएडीएमके के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी इस रण को। ये सारी कोशिशें के अन्नामलाई के शांत पड़ जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। एक आक्रामक नेता जिन्होंने डीएमके को सीधी चुनौती दी, लेकिन निजी कारणों से बीमार पिता के देखभाल के लिए, तीमारदारी के लिए अहम मौके पर उन्होंने उस वक्त पर सक्रियता कम की जब बीजेपी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसका जाहिर तौर पर असर पड़ेगा चुनाव नतीजों पर और बीजेपी की गति धीमी कर सकती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वीके शशिकला और पीएमके के नए समीकरण पर। यह गठबंधन सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, बल्कि वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है, खासकर वेन्नियार समुदाय में, जो उत्तर तमिलनाडु में निर्णायक भूमिका निभाता है। और फिर एक नया खिलाड़ी, विजय की पार्टी टीवीके, ऑफर ठुकराकर अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे रही है। युवा वोटर में जबरदस्त अपील है
लेकिन जातीय समीकरण में अभी भी पकड़ कमजोर है। जमीन का गणित समझते हैं। थेवर जो दक्षिण तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करती है, उसका झुकाव AIADMK की तरफ है। वेन्नियार जो उत्तर तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करती है, उसके नायक क्या वो PMK के प्रभाव में रहती है। रामदास की पार्टी है PMK। पश्चिम इलाके में गोंडर जाति का है, जहां पर AIADMK का मजदूर क्षेत्र है और दलित वोट बैंक DMK के प्रभाव में है। DMK गठबंधन में उसका आधार है। यही कारण है लोकसभा में DMK का दबदबा दिखता है और विधानसभा में मुकाबला पेचीदा हो जाता है। अब असली सवाल, क्या इश्क की अफवाह एक उभरते नेता की छवि को कमजोर कर सकती है? इतिहास कहता है तमिलनाडु में इश्क और राजनीति अलग नहीं है। MG रामचंद्रन की लोकप्रियता, जयललिता का करिश्मा, VK शशिकला की परछाई, इन सब ने मिलकर यही सिखाया है कि यहाँ जनता नेता नहीं चुनती है, वो कहानी चुनती है। और इस बार कहानी में सब कुछ है, इश्क, इमेज, गठबंधन और सत्ता की जंग। अब देखना है क्या थलपति सिर्फ दिल जीतते हैं या वोट भी। बस तमिलनाडु के दर्शकों से कहना चाहता हूं, नान उन्ने कार्तिक किन्नरेन। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।